जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन ऑल ह्यूमन बींग्स। 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 3 यानी कि धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं। ठीक है गाइज, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आप नेक्स्ट आगे आती लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखते हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे कॉपर के एक एस का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, यानी कि कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, और ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स। कॉपर के एक एस का नाम तथा सूत्र लिखिए, यानी कि क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से आ सकता है, एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। तो उसको देखते हैं, एग्जामिनर आपको कैसे घुमाता है। कॉपर के एक अयस्क का नाम लिखिए या कॉपर के अयस्क का नाम बताइए। तो देखिए, कॉपर के अयस्क का नाम है यानी कि कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। और इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आपके सामने है, CuFeSO2, S2। ठीक है गाइस, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, एक नंबर में नोट कर लेंगे। 4 ऑप्शन आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, 4 विकल्प में से एक विकल्प आपको छांटना है, यानी कि कॉपर के अयस्क का नाम लिखना है। ठीक है, 3 रॉन्ग होंगे, 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने के बर्तन तथा बॉयलर सामान्य कॉपर तथा एल्युमिनियम से बने होते हैं, क्यों। यानी कि जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं, अक्सर देखिए बॉयलर सामान्य कॉपर यानी कि कॉपर एल्युमिनियम मिक्स होता है, आप देखते हैं। ठीक है, और काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो इसमें आंसर में देखते हैं हम क्या होता है। कॉपर तथा एल्युमिनियम ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, यानी कि जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, इनमें जल्दी से प्रवेश कर जाती है और हमारी ऊर्जा की बचत होती है और एनर्जी हमारी कम लगती है, यानी कि गैस कम खर्च होती है और ईंधन लकड़ी भी कम खर्च होगी, क्योंकि इनमें जो है हीट जल्दी प्रवेश कर जाती है। ठीक है गाइस, तो एल्युमिनियम और कॉपर के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं, ये ऊष्मा के चालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस, तो बर्तन तथा बॉयलर बनाने में किया जाता है किसका उपयोग, एल्युमिनियम और कॉपर का। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं। यानी कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत का चालन करती हैं और अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखिए अधातुओं में जैसे कि आपने देखा होगा, यानी कि PVC जो प्लास्टिक होती है उस पर विद्युत नहीं चलती है, लकड़ी है, और अन्य अधातुएं हैं तो जिनमें विद्युत प्रवेश नहीं करती है, यानी कि उस पर तोड़ती नहीं है। तो देखिए आंसर देखते हैं, धातुएं विद्युत का चालन करती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब धातुएं जो होती हैं, जो वो विद्युत का चालन करती हैं, वो क्यों करती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों में गति हो सकती है, अन्य इलेक्ट्रॉनों में गति नहीं होती है। तो धातुएं विद्युत धारा के प्रभाव में अत्यंत प्रतिरोधक उत्पन्न करती हैं। ठीक है गाइज, तो धातुएं इसलिए विद्युत का चालन करती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन आपके कई सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं ऐसे, धातुएं विद्युत का चालन करती हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, धातु विद्युत का चालन करती हैं। ठीक है, और इनमें जो है धातुओं में क्या उत्पन्न होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो कैसे रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विद्युत तारें पॉलीवाइलिन। तो देखिए PVC इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि PVC। तो PVC का पूरा नाम बताइए, कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है गाइस, ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कंपटीशन के लिए 10th क्लास तक की साइंस अक्सर सभी एग्ज़ाम में आती है, IAS PCS रेलवे SSC हो। ठीक है, ऑल कंपटीशन के लिए। तो PVC के फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए PVC की फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है गाइज, ये आपको इन्वर्टेड कोमा में कर दिया गया है, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब PVC क्यों करते हैं विद्युत तारों पे,
तो देखिए विद्युत तारें पॉलीवाइलिन क्लोराइड पीवीसी, जो पीवीसी होती है अपतरित होती है क्योंकि पीवीसी विद्युत कुचालक होती है। अब पीवीसी हम क्यों लगाते हैं विद्युत तारों पर? क्योंकि ये जो है विद्युत का कुचालक होती है, यानी कि इनमें विद्युत नहीं आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक, यानी कि तार के ऊपर लिपटी होती है। ठीक है गाइज, तो हमें विद्युत शॉक से बचाता है। शॉक का मतलब विद्युत हमें पकड़ेगी नहीं और हम मरेंगे नहीं, तो विद्युत शॉक से यानी कि दुख से बचाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। और गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक प्लीज़ और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में। ठीक है गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। नेक्स्ट देखते हैं। एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यानी कि कमरे के ताप पर, कमरे का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हम कमरे में रहते हैं, तो एक धातु एक अधातु, यानी कि एक हमें धातु का नाम बताना है और एक अधातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, द्रव का मतलब होता है यानी कि लिक्विड, जैसे कि जल होता है, दूध, पानी होता है, तो उस अवस्था में रहती है। और केवल कमरे के टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, उसमें टेम्परेचर कोई हीटिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नो चेंज। तो मरकरी, तो देखिए धातु का नाम क्या है गाइज, मरकरी। और अक्सर एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम के लिए, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मरकरी धातु है और ब्रोमीन अधातु है, जो कमरे के टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में रहती हैं। ठीक है गाइज, तो मरकरी धातु और ब्रोमीन अधातु है। अपनी नोटबुक में आप नोट्स बना लेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप करके, जितना लिखेंगे, लिख कर याद करेंगे, तो उसको हम कभी भूलते नहीं हैं, और ऐसे ही याद करके छोड़ देंगे तो हम भूलते चले जाएंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम को वायु में रखने पर क्या होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडियम और पोटेशियम को वायु में रखने पर होता क्या है? तो देखते हैं। सोडियम पोटेशियम को वायु में रखने पर क्या होता है? तो आंसर देखते हैं। वायु में रखने पर सोडियम तथा पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं। अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम आप एक जगह रख दीजिए तो केवल हवा के रगड़ से ही ये आग पकड़ लेगा, यानी कि एलिमेंट जो है बहुत ही खतरनाक है, सोडियम और पोटेशियम। इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को एक साथ नहीं रखते हैं, और ये हवा के रिएक्शन से ही आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं, यानी कि एक दूसरे में रगड़ से ही रिएक्शन हो जाती है और आग उत्पन्न हो जाती है। ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है, लेकिन इनका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कुछ साधु संत लोग जो हैं, यानी कि पानी में आग लगाना या हवा में आग लगाना या किसी चीज़ में ऐसी, यानी कि हमें जो है मनगढ़ंत कहानियाँ सुना देते हैं। तो वो यही होता है, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि दोनों को रखते हैं और केवल वो उसमें स्पार्किंग होगी, हवा की रगड़ से ही उसमें आग लग जाएगी। तो कहते हैं अपने आप लग गई आग, और पानी में भी आग लग जाती है, क्योंकि ऊपर डालते हैं और ऊपर ऊपर वो जल जाता है। ठीक है गाइस, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन साइंस का दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, जीवन अमूल्य होता है और उसको बचाए रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त कर देती हैं। ठीक है, तो देखते हैं गाइज, बीच बीच में आपको तो उस धातु का नाम है मैग्नीशियम Mg। ठीक है, ये इसका संकेत है, मैग्नीशियम का Mg तथा मैग्नीज Mn। तो दो धातुएं हैं, तो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती हैं। ठीक है गाइस, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ध्यान रखेंगे, उनके संकेतांक भी आप याद करते रहेंगे। गाइस आगे चलते हैं। अम्लराज क्या है? तो अम्लराज होता क्या है, और अम्ल हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत लाभदायक होता है। तो देखते हैं गाइस। अम्लराज एक्वारेजिया एक अत्यंत संचारित सधूम द्रव है,
यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात। अब देखिए अनुपात क्या होता है, 3:1। तो इसको हम रेशियो पढ़ेंगे, यानी कि 3:1 के अनुपात में इसे तैयार किया जाता है और ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, ये कैसा मिश्रण होता है, ताज़ा मिश्रण होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl में Na+ यानी कि Na उस पर पॉजिटिव चार्ज तथा Cl पे माइनस चार्ज आयनों के बीच विद्यमान बल की प्रक्रिया होती है। तो देखते हैं गाइज क्या प्रक्रिया होती है इसमें। NaCl यानी कि Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है। तो देखते हैं NaCl। अब NaCl होता क्या है, तो गाइज NaCl आपने सभी ने सुना होगा, साधारण नमक। ये साधारण नमक का सूत्र है। नमक हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दुनिया का सबसे मीठा पदार्थ है। यानी कि आपसे पूछा जाए सबसे मीठा तत्व कौन सा है या सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, तो यानी कि आप कहेंगे कि बर्फ़ी या गुड़ चीनी, लेकिन नहीं, सबसे मीठा जो एलिमेंट है, तत्व है या पदार्थ है, वो है NaCl नमक। ठीक है, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है क्योंकि इसके बगैर हम खाना नहीं बना सकते। तो NaCl में Na+ और Cl- चार्ज आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर देखिए गाइज, अगर NaCl में पॉजिटिव और माइनस चार्ज नहीं होता तो ये आपस में जुड़े नहीं होते और ये एक दूसरे से बिछड़ जाते। ठीक है, तो इनमें पॉजिटिव और माइनस चार्ज है तो इसलिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। और नमक हम जिसको हम यूज करते हैं, तो साधारण नमक का सूत्र है NaCl। 1 नंबर में आता है ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए, साइंस। ठीक है गाइज, ऑल कॉम्पिटिशन में साइंस, जहाँ भी साइंस आती है तो साधारण नमक का सूत्र पूछा जाता है अक्सर NaCl। अब आप बता सकते हैं क्यों आपस में ये NaCl जो है क्यों जुड़ा रहता है या क्यों एक साथ रहता है। अगर NaCl माइनस माइनस चार्ज होते तो ये आपस में अलग हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज होता तब भी ये एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। केवल अधातुओं द्वारा बने आयनिक यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। तो केवल अधातुओं द्वारा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण देना, आपने एग्जाम्पल देना है और वो याद रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अमोनिया क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो देखिए इसका सूत्र भी है, फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl यह अधातुओं से बना एक विद्युत संयोजी आयनिक यौगिक है। खनिज क्या होते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। खनिज होते क्या हैं, तो देखिए भूपट्टी मीन्स जमीन। ठीक है गाइज, क्वेश्चन है आपका खनिज होते क्या हैं। तो खनिज देखते हैं, खनिज क्या होते हैं। तो भूपट्टी यानी कि जमीन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित अकार्बनिक तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, मिट्टी, सोना, चांदी, सब कहाँ से निकल रहे हैं, ज़मीन से ही तो निकल रहे हैं, भूपट्टी से। यानी कि सोना भी ज़मीन से निकल रहा है, चांदी भी, हीरा भी, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी आपने आभूषण बनाना है या आभूषण पहनना है, दुनिया का छोटा से छोटा तत्व हो, बारीक से बारीक हो, या काठ हो, लकड़ी हो, ठीक है, ये सब कहाँ से मिल रहा है हमको, भूपट्टी, ज़मीन से। ठीक है, तो ये उपस्थित अकार्बनिक तत्व यौगिक खनिज कहलाते हैं। तो छोटा से छोटा जो भी एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अयस्क क्या होते हैं। अब अयस्क होता क्या है, तो देखते हैं। वे खनिज जिनमें किसी धातु को लाभप्रद ढंग से निष्कासित किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। धातु ऑक्साइडों का धातुओं में आयनन हम किस प्रकार करते हैं। तो धातु ऑक्साइडों का धातुओं में आयनन हम किस प्रकार करते हैं, तो देखिए आंसर देखते हैं। उचित अपचायक का प्रयोग करके हम धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचायित कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उचित का मतलब होता है यानी कि जो सही है उसको लेना है, और अपचायक का प्रयोग करके हम धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचायित कर सकते हैं।
कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइडों में किस प्रकार परिवर्तित हो सकते हैं? तो जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं ऑक्साइडों में किस प्रकार परिवर्तित हो सकते हैं? तो आंसर में देखते हैं, कार्बोनेट अयस्कों को वायु में अनुपस्थित में उच्च ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विद्युत निस्तापन कहलाती है और इस प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं? विद्युत निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रक्रम का क्या नाम है जिसमें धातु ऑक्साइडों एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा अपचायित होता है? तो देखते हैं गाइज, एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा धातु ऑक्साइडों का अपचायित एल्युमिनियम धार्मिक प्रक्रम अथवा थर्मिट प्रक्रम कहलाता है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को थर्मिट प्रक्रम। एल्युमिनियम चूर्ण धातु ऑक्साइडों का अपचयन यानी कि आपस में अपचयन जो होता है उस प्रक्रिया को हम थर्मिट प्रक्रम कहते हैं। आपको क्वेश्चन घुमा सकता है एग्जामिनर, यानी कि थर्मिट प्रक्रम क्या कहलाता है या थर्मिट प्रक्रम किसे कहते हैं? ठीक है गाइज, कैसे बनता है? नेक्स्ट आगे देखते हैं, अशुद्ध धातुओं के शोधन में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? तो अशुद्ध धातुओं के शोधन में यानी कि जो अशुद्ध होते हैं, जैसे सोना चांदी हम सुनार के पास ले जाते हैं तो गाइज वो अशुद्ध हो गया यानी कि गंदा हो गया, तो उसको हमने शुद्ध करना है। तो उस शोधन के लिए जो है हमारे पास में क्या प्रक्रिया होती है या क्या चीज़ अपनाते हैं? तो देखते हैं गाइज आंसर। तो धातु शोधन में जो है विद्युत अपघटनी शोधन है। तो क्या है इसमें? विद्युत अपघटनी शोधन होता है, यानी कि कोई केमिकल लगाकर उनको हम स्वच्छ करते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, संचारण पद को परिभाषित कीजिए। तो जो संचारण शब्द है उसको हमने डेफिनेशन करना, परिभाषित करना है। जब धातु की सतह वायु, जल अथवा अन्य पदार्थों द्वारा अभिकृत हो जाती है, यानी कि अभिकृत का मतलब हो जाती है जैसे कि संचारण का मतलब देखिए सतह, यानी कि उसकी कोई भी सतह वायु, जल अथवा अन्य पदार्थों द्वारा अभिकृत हो जाती है, तब इसे संचारित कहा जाता है। यह परिघटना संचारण कहलाती है। तो कैसे होता है? जैसे हमने लोहा नीचे डाल दिया, उसमें जंग लग गई पानी से और पेंट नहीं किया है तो उसको संचारित हो गया, यानी कि धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा और संचारण लग जाता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं, चौबीस कैरेट गोल्ड क्या होता है? इसको आप 18 कैरेट गोल्ड में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं? सोना दो प्रकार का होता है, 24 कैरेट, 23 कैरेट। आप देखिए यहाँ 18 कैरेट का गोल्ड भी होता है सोना। तो सोने की तीन प्रजातियाँ आ गई या तीन प्रकार आ गए, 24 कैरेट, 23 कैरेट, 18 कैरेट। ठीक है गाइज, तो देखते हैं, सोने की शुद्ध सामान्यता कैरेट में व्यक्त की जाती है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का कहलाता है। अब शुद्ध सोना जो होता है वो क्या कैरेट का होता है? 24 का। अब 23 कैरेट अगर आपको मार्केट में कहीं बिकता है, मिलता है, तो वो सोना कैसा होता है? अशुद्ध होता है। ठीक है गाइज, तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का हुआ? 24 का ध्यान रखेंगे, अर्थात इसमें अशुद्धियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, यानी कि अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। 24 कैरेट सोने को 18 कैरेट में परिवर्तित करने के लिए शुद्ध सोने में 6 भाग तांबा चांदी मिश्रित किया जाता है। अब देखिए गाइज, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हमारे जीवन के लिए भी, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। 24 कैरेट सोने को 18 कैरेट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 24 कैरेट सोने को 18 कैरेट में लाने के लिए हमने शुद्ध सोने में 6 भाग, अब 6% जो है हमें तांबा यानी कि कॉपर, चांदी यानी कि हमने एजी यानी कि मिश्रित करनी होती है। ठीक है गाइज, तो 3% तांबा और 3% चांदी हमने मिक्स कर दी 24 कैरेट सोने में, तो हमारा क्या बन गया? 18 कैरेट सोने में परिवर्तित हो गया है, यानी कि चेंज हो गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सोना एक ऐसा है, यानी कि देखिए सोने के लिए सभी पागल से रहते हैं। ठीक है, तो सोना चांदी बहुत ही महंगे आभूषण होते हैं। आगे देखते हैं, कुछ धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर उनकी सतहें भद्दी हो जाती हैं, क्यों होती हैं? तो देखते हैं, कुछ धातुएं वायु में खुला छोड़ देने पर
धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। यानी कि वो कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड बना देती हैं। ऑक्साइडों की यह परत धातु को ऊपरी चमकीली सतह को भद्दा कर देती है। यानी कि उनमें रिएक्शन हो जाता है और वो हवा की नमी से जो है कुछ ना कुछ करके धात्विक ऑक्साइड बना देते हैं। लोहे को थोड़े से कार्बन के साथ मिश्रित करने के उपरांत प्राप्त पदार्थ का उपयोग अधिक क्यों होता है? तो लोहे में थोड़ा कार्बन मिलाने से वह कठोर तथा शक्तिशाली हो जाता है, अतः इसका उपयोग भवन निर्माण, जहाज़ों एवं यातायात के साधनों के निर्माण में किया जाता है। और लोहा सभी बिल्डिंग्स, जितने भी बिल्डिंग्स, भवन कुछ भी बनते हैं वो सब काय से? गाड़ी हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर्स हैं, ऑल व्हीकल्स हैं, तो सब काय से बन रहे हैं? लोहा से। ठीक है गाइज। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। इस धातु के महत्वपूर्ण अयस्क का नाम भी लिखिए। तो देखिए पृथ्वी पर यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड्स में देखिए पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो उस धातु का नाम है एल्युमिनियम। ठीक है गाइज। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। इसका महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। और एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अक्सर आता है एल्युमिनियम। यानी कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में एल्युमिनियम के अयस्क का नाम लिखिए। तो क्या है? बॉक्साइट। ठीक है। और आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिल चुका है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पर यानी कि जो एलिमेंट पाया जाता है, धातु पाई जाती है, वो कौन सी है? एल्युमिनियम। ठीक है गाइज, आगे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपने नोट्स तैयार करते रहें। अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स तैयार करेंगे तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है। आप कभी भूलेंगे नहीं और कंपटीशन में आपको कभी भी नेक्स्ट आगे देखते हैं। भर्जन एवं निस्तापन में विभेद कीजिए। तो भर्जन और निस्तापन होता है तो उसमें विभेद करना हमको। भर्जन में अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। भर्जन अलग होती है, निस्तापन अलग होती है। तो भर्जन में अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में यानी कि कम से कम मात्रा में उपस्थित करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। और निस्तापन होता क्या है? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। धात्विक पद को परिभाषित कीजिए। यानी कि धात्विक होता क्या है उसको डेफिनेशन करना, परिभाषित करना है। तो अयस्कों से या धातुओं के निर्माण में यानी कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और बाद में उनको परिकर्षित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाए जाने के योग्य बनाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? धात्विक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे है। बॉक्साइट के विद्युत अपघटन से पहले इसमें क्रोलाइट क्यों मिलाया जाता है? तो एल्युमिनियम का गलनांक कम करने के लिए इसमें क्रोलाइट यानी कि क्रायोलाइट मिलाया जाता है। ठीक है। उसका हम क्या करते हैं? गलनांक कम कर देते हैं। गलनांक मीन्स गलने की प्रक्रिया। यह एल्युमिनियम की विद्युत चालकता भी बढ़ा देता है। उस अपचायक का नाम लिखिए जो धात्विक भट्टी में आयरन अयस्क को अपचायित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए उसका अयस्क का नाम है कोक। तो क्या लाया जाता है? हमारा कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित धातुओं के प्रक्रम अयस्क के नाम तथा सूत्र लिखिए। तो देखिए एल्युमिनियम, आयरन प्रमुख अयस्क का नाम है। अभी आपको मैंने अभी उससे पहले क्वेश्चन आया था, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है क्या? बॉक्साइट। और इसका फॉर्मूला भी दिया है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो एल्यूमिनियम के जो एस का नाम है बॉक्साइड है, और बॉक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बी। प्रमुख यानी कि प्रमुख एस का नाम है हेमेटाइट। तो आयरन, आयरन क्वेश्चन आएगा, आयरन के एस का नाम क्या है? यह हेमेटाइट किस धातु का एस का है? तो आयरन एस का, आयरन जो अयस्क है उसका नाम है हेमेटाइट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। आयरन के एस का नाम रखेंगे हेमेटाइट और उसका फॉर्मूला है Fe2O3। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अयस्क हैं आयरन और एल्यूमिनियम के। क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम क्यों घुल जाता है? तो क्रायोलाइट का गलनांक एल्यूमिनियम से बहुत कम होता है, यानी कि जो क्रायोलाइट धातु होती है, तो एल्यूमिनियम क्यों घुल जाता है? तो उसका गलनांक कम होता है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का गलित मिश्रण विद्युत का अच्छा चालक होता है, और क्रायोलाइट और एल्यूमिनियम का जो है मिश्रण जो है वो विद्युत का अच्छा चालन होता है। तो ध्यान रखेंगे, विद्युत तारों में जो होती है एल्यूमिनियम मिली होती है, तो उसमें साथ में क्या मिला होता है? क्रायोलाइट, जो विद्युत का चालन करता है। और सबसे ज़्यादा विद्युत दौड़ती है गाइज सोने पे, सोना और चांदी, ठीक है, और एल्यूमिनियम और लोहा। लेकिन हम जो है महंगा होने के कारण सोने के तार नहीं बना सकते हैं। ठीक है गाइज, रातों रात कोई भी उतार के या काट के ले जाएगा। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और जो है चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ गाइज, और बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, कुछ ही दिनों में लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, आपको लाइव ऑडियो वीडियो तुरंत सभी मिला करेंगी। ठीक है गाइज, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।